हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है, बट ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। ये पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं बिहार से हूँ, ठीक है, आपको पता है। तो बिहारियों के जो नस नस में है उसी से पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या है हमारे नस नस में? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र राजद के अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी। तो पहले ही अपने बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ और नमस्कार सभी को, सभी देशवासियों, बिहार वासियों और मिथिलांचल के वासियों को मेरा सादर नमस्कार और साधुवाद। तो अभिषेक जी, कितना टाइम हुआ आपको पॉलिटिक्स में आए हुए? देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, शायद उसी समय से पॉलिटिक्स में मैं सक्रिय था। मैं भोपाल में जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग, तभी से पॉलिटिक्स में था। मगर जब बिहार वापस मैं गया तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष था कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर अध्यक्ष बना मेरे कार्यशैली को देखते हुए। तो अब फिलहाल 9-10 साल होने वाला है पॉलिटिक्स में। लेकिन इन्होंने राजद मतलब 9-10 साल पहले नहीं ज्वाइन किया था, इधर ही ज्वाइन किया और बहुत कम टाइम में इन्होंने जो हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। ऑब्वियसली आप लोग भी अप्रिशिएट करोगे इस बात को। तो इनसे कुछ कुछ बातें जानेंगे। इनका इंट्रोडक्शन हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लेने तो नहीं बैठे हैं ना भाई आप लोग यहाँ पे, तो अब थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे बिहार के बारे में, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में इनसे। क्योंकि मैं बिहार में नहीं रहता, बिहारी हूँ, बहुत दिनों से बाहर हूँ, ठीक है। ये बिहार में और बिहार पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे जानेंगे वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो अभी क्या है। अभी राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होती रहती है, आप लोग पढ़ते रहते हो, न्यूज पे देखते हो, पढ़ते रहते हो। तो क्यों चल रहा है ये और उसका इम्पैक्ट बिहार के लिए कैसा है, निगेटिव पॉजिटिव कैसा है, वो सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले इनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? आप पॉलिटिक्स में आने के लिए किससे इंस्पायर हुए थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, उस समाज में अगर पॉलिटिकली किसी को भगवान माना जाता है तो वह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हम लोगों को वह आज़ादी दी, जो हम लोग आज यहाँ पे हैं और हमारे समाज के लोग किसी भी अधिकारी को अपनी बात को रख सकते हैं किसी भी अधिकारी के पास। हमारा समाज बहुत ही पिछड़े समाज से बिलोंग करता है और आज जिस पद पे हमको बैठाया गया वो उन्हीं की देन है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो मेन अभिभावक हैं श्री भोला प्रसाद यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्र महासचिव हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस पॉलिटिकल करियर में। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल गार्डियन इनके भोला यादव जी हैं। हाँ। तो उनसे काफ़ी इनको सीखने को मिलता है। और आप सोच रहे होगे कि मतलब मुझे कैसे पता है। तो हम लोग बात कर रहे थे भाई, पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे हम लोग, हमने डिस्कस किया क्या क्या कैसे कैसे चला है। तो ये था इनका जर्नी, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे आगे प्रोग्रेस हुआ। अब बात करते हैं बिहार के बारे में, बिहार के यूथ के बारे में, कि आपके हिसाब से बिहार के यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए अभी करंट सिनेरियो में? देखिए, बिहार के यूथ को सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि इस फील्ड को भी, जैसे पॉलिटिक्स के फील्ड को भी, वो जैसे पहले के थे कि सरकारी नौकरी या डॉक्टर या इंजीनियर, इस फील्ड को समाज सेवा के भाव से अगर वो देखेंगे तो ये फील्ड भी कुछ खराब नहीं है युवाओं के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग छात्र राजद से जुड़े हैं, तो हम लोग एक दबे कुचलों के लिए एक आवाज़ का काम करते हैं। तो युवाओं को हर दम अपने समाज के लिए एक आवाज़ का काम करना चाहिए, ना कि आजकल युवा को एक मोबाइल दे दिया जाता है, वो अपने माँ बाप को भी दे जाते हैं। आप देख रहे हैं आज का जो एक कल्चर है। मगर सामाजिक हम लोग जब बनते हैं तो समाज की आवाज़ बनने में युवा सबसे अच्छे आवाज़ बन सकते हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि तो काफ़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया कि पॉलिटिक्स को जो भी देखते हैं
जैसे मेरा नज़रिया देखे या कोई ऐसे जो पॉलिटिक्स को बाहर से देख रहा है, उनका नज़रिया ये है कीचड़ है। मान लिया कीचड़ है, एक सेकंड के लिए मान लिया, साफ कौन करेगा? यूथ ही साफ करेगा। तो इसको समाज सेवा के तरीके से लेंगे तो हमेशा आप अच्छा काम करेंगे। अभी पॉलिटिक्स में जाने का आपका मकसद ये रहेगा कि मुझे भ्रष्ट करना है, पैसे कमाने, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, सिस्टम आप चेंज नहीं कर पाओगे। और मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बात करूँगा कि लालू यादव जी का जो ये है करियर है, टोटल पॉलिटिकल करियर, उसको शेड्स ऑफ ग्रे में आपको देखना पड़ेगा। उसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं देख सकते कि ये एकदम या तो एकदम बहुत भगवान है या ये, उनके शेड्स हैं अलग अलग। उसमें से एक सबसे जो बड़ा उनका अचीवमेंट ये है कि उन्होंने दलितों के लिए जो बिहार में किया है, किसी और नेता के बस की बात नहीं थी। वो दलित की आवाज़ पहले वही थे, उन्होंने वहाँ से दलितों को आवाज़ दी बेसिकली। क्या वो जाके किसी से भी बात कर सकते हैं, वो टॉप लेवल पे बैठा हुआ भी कोई ऑफिसर हो, उससे नज़र से नज़र मिला के बात कर सकते हैं। तो उनका वो सेवा भाव था। इनफैक्ट जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो भी आए थे नेता, नीतीश जी भी जब आए थे तो उस टाइम पे उनका वही था। अभी के सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, आपको भी पता है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, नीतीश जी, नीतीश चाचा आप लोग बोलते हैं, उनका क्या चल रहा है आरजेडी के साथ? देखिए, हमारे लिए तो वो आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। हमारे से जो बड़े हैं वो हमारे आदरणीय हैं। हमारा पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, मगर हम लोग जब एक समाज में रहते हैं तो वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे मुख्यमंत्री। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं हाईजैक हो चुके हैं। अब उनकी जो एक कार्य प्रणाली थी वो हाईजैक की ओर जा रहा है। जेडीयू अब बीजेपी की ओर अग्रसर हो गई है कि बीजेपी उस पर हावी हो जाए। क्षेत्रीय दल में आप देखते होंगे कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल को नस्ते नाबूद करने में बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो अब जेडीयू भी उसी राह पे चल दिया है। जेडीयू को समझना होगा, अगर वो समय समझते हैं तो वो अपने कार्यशैली को चेंज करेंगे। हाँ, हम उनके साथ सरकार में थे और हमने काम किया, और जब से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी है तब से पेपर लीक का एक नया आयाम ही लिखा जा रहा है और छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे, बीपीएससी का मामला देख लीजिए, बहुत कुछ मामला है जो आज के डेट में हो रहा है। तो अब नीतीश जी को इस चीज़ को समझना होगा, हमारे चाचा को समझना होगा कि वो कम से कम युवाओं और बेरोजगारों के प्रति अपने आप को खोलें और कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोगों का दिल भी प्रसन्न मन से उनके लिए बोले कि हाँ, चाचा कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो इन्होंने बात की नीतीश चाचा की, नीतीश जी की बात हुई बेसिकली। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये और इनकी पार्टी थोड़े असहमत तो हैं उनकी नीतियों से। तो कुछ उस पर हाईलाइट डालिए, कौन सी नीति आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग अगर पार्टी कभी ऐसे पावर में आती है तो आप लोग कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, या आपने अभी कुछ किया है ऑलरेडी? मैं बता सकता हूँ कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे तो उन्होंने नौकरियां दी हैं स्टार्टिंग में। मैं फिर से बता रहा हूँ, एफिलिएटेड नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ तो मैंने देखा है सामने। तो आप लोग क्या करेंगे, कौन सी नीतियों से असहमत है, पहला सवाल ये। दूसरा, आप लोग अगर पावर में आते हैं तो उसको कैसे बेहतर करेंगे? ठीक, सबसे देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीति, किस नीति से हम असहमत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, नीति तो होनी चाहिए। मतलब उनका नीति ही नहीं है। आपके पास जब नीति ही नहीं है तो हम असहमत क्या होंगे? वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनके पास दिशा की कमी हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिहार का एक ग्राउंड लेवल है वो समझनी जरूरी है। वहाँ पे सबसे पहली बात युवा वहाँ बहुत ज़्यादा है, और युवा के साथ साथ मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। उसके बाद महिलाएं, जो माता बहनें हैं, हम आपको पहले ही बोले थे, हमारे जो सामाजिक न्याय के धरोहर हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, वैसे ही तेजस्वी जी आर्थिक न्याय के धरोहर बने। वो कैसे बने? वो यंग एज में पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, उनको सब बोलता था राजा का बेटा युवराज है, मगर उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम जब किया, युवाओं को जब 10 लाख का वादा किया, 17 महीने की सरकार में जब वो आए तो 5 से 6 लाख रोजगार दिया, सृजन किया,
जिससे कि खुद पे वहाँ की जनता उन पे ये ठप्पा लगाया कि वो आर्थिक न्याय के दाता हैं। इसी से मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही आने वाला था। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि ये आरजेडी से हैं, तो इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि उन पे स्टार्टिंग में जब तेजस्वी जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तो उन पे ये आरोप लगते थे कि नेपोटिज्म वाली बात है कि राजा का बेटा राजा बन गया। तो आपको लगता है ये बात सही है या उन्होंने ग्राउंड लेवल पर खुद को प्रूव किया है? देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब तेजस्वी जी पॉलिटिक्स में आए उस समय उनके सर पे उनके पिताजी का हाथ नहीं था, क्योंकि वो किसी पॉलिटिक्स के कारण, षड्यंत्र के कारण उनको जेल में बंद किया गया। वो जेल में थे उस समय पे जब तेजस्वी जी चुनाव लड़े, बिहार का चुनाव लड़े। एक युवा हो के जब युवा वो एक बात, उनका एक आवाज़ है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वो चीज़ को प्रूफ किया। जब आप कोई काम कीजिएगा तो आप प्रूफ तो दिखेगा ना कि भाई आप हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे। वो युवाओं के लिए किया। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी जी ने यह कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, तब हमारे चाचा जी उस समय विपक्ष में थे और उन्होंने कहा कि कहाँ से देगा, पिताजी के घर से देगा। मतलब हम इसको अच्छे वर्ड में बोल रहे हैं, वो तो कुछ गलत वर्ड में बोले थे, मगर हम अच्छे वर्ड में बोल रहे हैं क्योंकि आपके माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए। लैंग्वेज है, हम लोग सभ्य लैंग्वेज रखेंगे क्योंकि बहुत देखने वाले रहेंगे। हाँ, तो इसलिए मनीष जी वो उस समय बोले थे कि पिताजी के घर से देंगे, मगर जैसे ही सरकार बनी तेजस्वी जी की अलायंस में, जदयू के चाचा के अलायंस में, उस समय उन्होंने तुरंत 5 लाख नौकरियों का सृजन किया। तो वो कहाँ से लाए? जब वो बोले थे वो किए। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा तो वो किए। अगर 17 महीना नहीं, अगर वो 17 साल अगर हमारे लिए रहते हैं तो आज कुछ और ही सिनेरियो रहता। बिहार का सिनेरियो कुछ अलग ही दिखता है आपको। खैर वो बात तो फ्यूचर की। हाँ, आई होप आप जो बोल रहे हैं वो बिहार के लिए, क्योंकि हर कोई बिहार के जो लोग रहने वाले हैं, मैं रहता हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है बिहार में, मुझे किसी को भी घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे 9 साल से हूँ, बिहार से बाहर 9-10 साल से ज़्यादा ही हो गया। इनफैक्ट मैं पढ़ने के लिए बाहर गया था, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता बाहर जाके पढ़ना, बाहर जाके नौकरी करना। घर कौन छोड़ना चाहता है भाई? तो आई होप ये चीज़ें सही हों, बिहार में लोगों को रोज़गार मिले। अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में, खासकर हमारे देश में सबसे बड़ा जो ये यूथ का जो प्रॉब्लम है वो है रोज़गार। कोई भी प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं कर रहा है इसको, हर कोई ब्लेम डालता है, ये उस पार्टी पे, ये उस पार्टी पे, ये उस पार्टी पे। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तेजस्वी जी ने एक जो प्रॉमिस किया था अपने शॉर्ट पीरियड में जो रहे सरकार में, उस टाइम पे उन्होंने उसका कुछ पार्ट तो इतना फुलफिल किया कि उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो कर सकते हैं। इनके बातों से ये हमें पता चली ये बात, और ये काइंड ऑफ सही भी है क्योंकि उतना तो हमें पता चला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट कि तेजस्वी जी ने जॉब दिया, ठीक है, उसके बाद से काफी टाइम से राज्य सरकार में नहीं है। तो अभी के टाइम पे बिहार में आरजेडी का जो ये है पोजीशन है वो कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है बिहार में और आपके विधानसभा में, दोनों में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बिहार में हम लोगों ने जब पिछली बार चुनाव लड़े थे उस समय हम लोग बड़े भाई की भूमिका में थे। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत और सबसे ज़्यादा विधायक किसी पार्टी का था वो आरजेडी का है, अभी भी है। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत भी हमारे ही है। और ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाते हैं तो हमारे कार्य आपको दिखेंगे। हमने जो किया वो दिखेगा, हमने जिस समाज के लिए किया वो दिखेगा। हम लोग हवाई बात पे नहीं रहते, हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। और हम उस पार्टी के नहीं भी रहते हैं तो आप किसी और से भी पूछिएगा तो वो आपको पता चलेगा कि बिहार के राजनीति में आरजेडी ने क्या किया। और आप जो कह रहे हैं सिनेरियो में तो ये है कि आरजेडी को हराने के लिए हमारे आदरणीय आपको गृह मंत्री श्री अमित शाह के एजेंट श्री प्रसाद किशोर जी मैदान में हैं। वो तो चाहते हैं कि कैसे डैमेज किया जाए।
तो अब तो वो देखना है। वो तो देखिए, सबका अपना अपना पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, स्ट्रेटेजी वो उनका स्ट्रैटेजी है। हाँ, आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी से आना होगा उनका हम काउंटर strong करने के लिए। हाँ ठीक है, तो इनका कहना है कि बिहार में पोजीशन इनके पार्टी की बहुत स्ट्रांग है। हाँ। आपका विधानसभा का क्या हाल है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात, हमारा विधानसभा जो है वो मिथिलांचल की धरती पे है, वो बहादुरपुर विधानसभा है। वहाँ पे हमारे आदरणीय राष्ट्र महासचिव श्री भोला यादव जी का, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे तो जीते थे, और इस बार फिर से मैदान में है वो। तो इस बार उनका कार्य, हम ये नहीं कहते हैं कि उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सबसे पहली चीज़ है कि बहादुरपुर का डेवलपमेंट, इंसान अगर, मैं जिस पंचायत का हूँ, मैं जिस बूथ का हूँ, वहाँ का डेवलपमेंट अगर देखना है, अगर वहाँ का विधायक के बारे में पता करना है, तो वहाँ का डेवलपमेंट आपको देखना चाहिए। एज ए यूथ हम बोल रहे हैं, ये हमारे इन्होंने लिए बहुत अच्छा पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, जो कि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा लैकिंग है पूरे इंडिया में। बस बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में लैकिंग है। हम लोग बैकग्राउंड, जो भी नेता है उसका बैकग्राउंड, उसके धर्म, उसकी जाति पे वोट कर रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत साल कर लिया ये, अब टाइम है चेंज करने का। उस नेता को वोट दो आप, जो आपके लिए काम कर रहा है और आपको लगता है फ्यूचर में काम करेगा। क्योंकि धर्म जाति पे हर कोई लड़ाने के लिए ना राजी है। आप लड़ोगे, आपका घाटा है और किसी का घाटा नहीं हो रहा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देखो, चुनाव के टाइम पे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? स्वार्थी बनो, सब कुछ जाए तेल लेने के लिए। आपके लिए कौन क्या करेगा? और फ्री वाले की बात नहीं कर रहा कि फ्री में ये दे दिया वो दे दिया, नहीं। आपके बच्चों को शिक्षा कौन देगा? आपके बच्चों को रोजगार कौन देगा? आपके घर में जो राशन आएगा वो सही दाम पे कौन लेके आएगा? तो इन पे वोट करना है आपको। जी, आप सही बात बोल रहे हैं। वही हम देखिए, वही चीज़ बता रहे हैं कि जी, जो श्री भोला यादव जी हैं, उनका जो एक चरित्र है, जो उनका एक कैरेक्टर है, वो जिस चरित्र, वो हमारे राजद में बोला जाता है, उनसे सभ्य व्यक्ति और शालीन व्यक्ति आप शायद ही किसी पॉलिटिशियन को देखिएगा। मनीष जी, कभी आप वेट कीजिएगा। नहीं, इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ। मैं पर्सनली नहीं मिला, बट मैंने वीडियोस देखे हैं उनके। जिस तरीके से वो बात करते हैं, फील होता है कि शालीन आदमी है। ऐसे कुछ लोग अननेसेसरली बहुत एग्रेसिव होते हैं। जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स को एग्रेसिवनेस की। पॉलिटिक्स को जरूरत है उन लोगों की जो काम करें, हाँ। ढंग से बात करें, आप उनसे जो मिलने जाए उनकी इज्जत करें, और उनको सर्वप्रथम रखें। जनता पहले होनी चाहिए, बस वही जरूरी है। तो अभी तो 2025 में चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ। आप लोगों की क्या खास स्ट्रैटेजी है? देखिए, आप चाहे नहीं बताना, आपको अब नहीं बता सकते कि बीजेपी वाले सुन के कहीं काउंटर कर ले, नहीं बताना चलेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं अध्यक्ष हूँ छात्र राजद का, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ मेरा क्या स्ट्रैटेजी है। मैं देखिए, छात्र राजद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। तो मेरे अंतर्गत 4 जिला है। जैसे आपको मधुबनी हो गई, बेगूसराय होगी, समस्तीपुर और दरभंगा। तो वहाँ चारों जिला के महाविद्यालयों का अध्यक्ष मैं हूँ। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये पहली बार बता रहा हूँ। इधर बताइए, जनता को बताइए। जनता को मैं पहली बार बता रहा हूँ कि हम लोगों ने यह आह्वान किया है कि जितने भी छात्र राजद और छात्र राजद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अपने अपने विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, जो आपको लगता है कि विधायक प्रत्याशी जो बन रहे हैं और नहीं भी हैं, तब भी अपने योजनाओं को अब अपने बूथ तक पहुंचाने का काम छात्र राजद और युवा राजद करेगा। मेरा अध्यक्ष होने के नाते आपका अध्यक्ष स्वयं अपने विधानसभा में श्री भोला यादव जी के लिए कैंपेनिंग करता है, आज भी करते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं किसी कारणवश, तो नहीं तो मैं अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ तो मैं खुद जाता हूँ, हर अपने माता बहनों को उनके बारे में बताता हूँ, हमारा पार्टी उनके लिए क्या करेगा, हमारे विधायक जी को अगर जिताने के बाद हम उनके लिए क्या करेंगे और हम उनका आवाज़ कैसे बनेंगे। तो ऐसे ही आपके माध्यम से बता दूं कि हम लोग ग्राउंड जीरो पे बूथ बाय बूथ हम लोग काम करेंगे और छात्र राजद इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से अपने बातों को, अपने नेता के बातों को पहुंचाएगा पारदर्शी तरीके से। ठीक है जी। अभी बिहार में कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है।
छात्र को अगर रोजगार नहीं मिलेगा पढ़ाई के बाद, वो सड़क पे आएगा। हाँ, मैं सपोर्ट नहीं करता वायलेंस को, बट आंदोलन तो हमेशा से होते आए ना। आज़ादी मिली हमें आंदोलन के दम पे, गांधी जी ने आंदोलन किया, अहिंसा वाला आंदोलन चलेगा। अगर कोई सरकार उसको दबाना चाह रही है, छात्रों पे लाठी बरसा रही है, आई एम सॉरी बट वो कहीं से भी वो सही नहीं है। तो इस पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, आप एक चीज़ को समझिए, क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी समझ ये रहे हैं क्रोनोलॉजी? हाँ, क्रोनोलॉजी समझिए, हम आपको बता रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहली बात है, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, अभी भाजपा की सरकार है केंद्र, वो उनका जो एक कार्य प्रणाली है वो बिहार में भी अब दिख रहा है। अब कार्य प्रणाली हम थोड़ा कैसे विस्तार से बताएं? बताइए। विस्तार से हम आपको बता दें। कार्य प्रणाली ये है कि अब कुछ दिन पहले आपके दिल्ली ही में, आज हम दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, रास्तों पर कांटा बिछा दिया गया, वो भी कील का कांटा बिछा दिया गया। वो तो आंदोलन कर रहे थे, अपने फसल का जायज मूल्य मांग रहे थे, वो अडानी अंबानी से छुटकारा मांग रहे थे। तो उन लोग के आंदोलन को एक उग्रवादी आतंकवादी का आंदोलन करार कर दिया गया और उन लोगों को हे दृष्टि से देखा गया और उन लोगों पर बल प्रयोग किया गया। अब वही चीज़, क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझिएगा, वही चीज़ जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, यूपी में देख लीजिए, यूपी में क्या होता है, सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जो आंदोलन करेगा उसका कुर्की कर लेंगे, उसका घर जेसीबी से गिरा देंगे, बुलडोजर बाबा का नाम हो गया। नहीं, इससे गलत एग्जाम्पल तो कोई सेट कर नहीं रहा है सकता है कि कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, आप उसका घर गिरा दे रहे हैं। हाँ, कोई क्राइम कर रहा है, उसका घर आप कैसे गिरा सकते हो? क्राइम कर रहा है, उसने गलती किया, उसके हाँ, परिवार ने क्या किया? तो यही ये चीज़, तो क्रोनोलॉजी वही हम बता रहे हैं। तो अब जैसे ही हमारे बिहार में सरकार आई, सबसे बड़ी चीज़ होती है संवाद, हमारी आपकी समझ। अगर आपको हमसे कोई तकलीफ है तो आप किसी, जैसे आंदोलन वही व्यक्ति करता है, कोई खुशी से आंदोलन नहीं करता। जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी आप यही करोगे। हाँ, जब हमको लगता है कि यहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे छात्रों के साथ या हमारे किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आंदोलन करता है। जब आप वहाँ पे उस आंदोलनकारियों को समझा देते हैं, बता देते कि हाँ आपके साथ गलती हमारे तरफ से हुई है, हम उस गलती को ठीक कर लेंगे, तो वो नौबत नहीं आती। तो वही अब बिहार में क्या हो रहा है, बीपीएससी में जो छात्र अभ्यर्थी वहाँ पे दे रहे थे, तो हम वहाँ पे बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं वहाँ के प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। जो पटना के डीएम ने एक छात्र पे हाथ उठाया, वो तो आप समझिए कि हम लोगों ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। वैसे वैसे डीएम को तुरंत ही निष्कासित करना चाहिए। अगर मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं अपने तेजस्वी यादव जी को भी, राहुल गांधी जी को भी ये बोलना चाहिए, जब भी हम सरकार में आए तो ऐसे ऐसे अधिकारियों पे आप तुरंत कार्रवाई करें जो छात्रों को उग्रवादी करार देते हैं। छात्रों को वो अपने हित के लिए नहीं बात करेंगे तो किसके सामने बात करेंगे? वो डीएम को अपने प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताएंगे, वो सीएम को नहीं बताएंगे, तो किसको बताएंगे? आपने उसको उस सर्द रात में पानी बरसाया गया, वाटर कैनन से आप पानी बरसाने के बाद आपने लाठी चार्ज की, कितने छात्रों को पीटा, लड़कियों को पीटा। ये क्या था? ये उग्रवादी तो छात्र नहीं थे, वो अपने मांगों को लेके आए थे। आप सुन लेते हैं, आप चले जाते हैं, नीतीश जी तो वहीं रहते हैं, क्या सम्राट चौधरी वहीं रहते हैं, विजय सिन्हा वहीं रहते हैं। दो जिसके पास दो उप मुख्यमंत्री हो और उनके पास इतना समय ना हो कि वो छात्रों के बीच में जाएं, तो 2025 में याद रखिएगा, पूरा छात्र, पूरा युवा उनको बता देगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। क्योंकि युवाओं को दिल की धड़कन अब तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी उस जगह जाके उन लोगों को बोले, बताएं कि जो भी समस्या होगी उस समस्या को हम सरकार में आके निदान करेंगे और छात्रों के हक के हकूक की बात को करेंगे। चलिए, आपके इस जवाब से मेरे मन में 2 क्वेश्चन और आ गया। इनफैक्ट पहला क्वेश्चन ये है, अगर आरजेडी पावर में आती है, ठीक है, तो आप लोग गारंटी दे सकते हैं कि ये चीजें नहीं होंगी छात्रों के साथ? हम देखिए, क्योंकि छात्रों के साथ या किसी भी आंदोलनकारी के साथ ऐसा व्यवहार होना कहीं से भी जायज नहीं है। ठीक है, नेताओं के बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो बाहर जाके जॉब कर ले रहे हैं। ये आम लोग हैं, उनके बच्चे हैं, सड़क पे जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है।
कोई घर छोड़ के ऐसे धूप में, बारिश में और ठंडी में ऐसे नहीं जाता है। उन पे वाटर कैनन से ये किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है, सही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरजेडी जब पावर में आती है तो ये सब नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, समस्याएं हरदम हुई है, मगर समस्याओं से कैसे डील करना है वो एक अच्छे शासक की पहचान होती है। आरजेडी सरकार में आती है तो कभी भी ऐसी समस्याओं से तो जूझना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने जब बोल रहे हैं, हम लोगों ने 17 महीने में 5.5-6 लाख नौकरी दिया, एग्ज़ाम करवा के। TRE-1 BPSC TRE-1 का एग्ज़ाम हुआ, TRE-2 का एग्ज़ाम हुआ, TRE-3 का एग्ज़ाम हुआ, कहाँ पेपर लीक? तो बात जहाँ तक छात्रों की है, आम छात्र है, आम जनता के वो बेटे बेटियां हैं, अगर उन पे लाठी बरसाई जा रही है, उनके आवाज़ उठाने पर से मतलब अगर सरकार को प्रॉब्लम है, फिर तो बहुत सीरियस इशू है। सरकार कहीं तो गलत है इसमें, तो इस पे काम होना चाहिए। सिंपल ये है। तो आप लोग इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग छात्रों के प्रति रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार का युवा रोजगार उनको प्राप्त हो, जिससे कि उन विरोधियों को उनको दंगाई बनाने में आसानी ना हो। हम चाहते हैं कि वो दंगाई नहीं, वो समाज कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यक्ति बने, नौकरी पेशा में जाएं और अपने परिवार को और अपने बिहार को, अपने देश को मजबूती प्रदान करें। तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल, हमारे नेता उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे श्री तेजस्वी यादव जी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हम आपको अपने माध्यम से ये बताते हैं। क्योंकि कौन ही इंसान होगा जो जॉब से छुट्टी लेके दंगा करने जाएगा? जब बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम्स लाजमी है बढ़ने। क्योंकि इंसान खाली, बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का अड्डा, वो वाली बात होती है। काम नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, लोग भड़का सकते हैं। तो हमें बेसिकली आपसे और आपके पार्टी से और हर पॉलिटिकल पार्टी से देश के लिए, बिहार के लिए, दोनों के लिए सेम चीज़ चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी। हाँ, तो अल्टीमेटली ये है। अब आते हैं, थोड़ा हो गया, अब छात्रों की बात हमने की, छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी जो नई नीतियाँ कुछ ऐसी हैं जो आप लोग लाना चाह रहे हैं बिहार में जब आप सरकार में आएंगे? देखिए, कुछ दिन पहले ही हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने एक आह्वान किया था कि माई बहन योजना, जो कि हमारी महागठबंधन की झारखंड में सरकार बनी, तो अब वो सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। हमारी सरकार बनते ही माई बहन योजना, जो कि वहाँ पे माई योजना के नाम से जानी जाती है, उसको चालू किया गया। अब हम आपको मनीष जी ये बताना चाहें, ये है क्या माई हाँ, बहन? थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए, माई बहन योजना वो है कि 18 साल से ऊपर की बहनें और माताएं, बुजुर्ग होने तक, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, उनको हर माह हम लोग 2500 रुपया देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध होगी। अब पूछिएगा कि क्यों हम 2500 उनको क्यों दे रहे हैं? हम उनको 2500 क्यों दे रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है, जो काम हमारी माताएं और बहन हमारे समाज के लिए करती है, वो बहुत ही अकल्पनीय है। वो अपने आप को कटौती करके हमारे लिए, बच्चों के लिए जो एक भाव दिखाती हैं, वो हम और आप नहीं कर सकते। अपना जो उनका एक आकांक्षा होता है, एक सपना होता है कि मैं ये खरीदूं, मैं ये पहनूं, मैं ये खाऊं, वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होती। वो आर्थिक तौर पे इतना ये रहती हैं कि उनको उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके बच्चे को सही जगह नौकरी के लिए करना है, उनका पति का मदद करना है, और खाना पीना बनाना है, और घर को संभालना है, और घर बाहर करना है। तो माता बहन इसी में रह जाती हैं और वो अपने आकांक्षाओं को, अपने सपनों को भूल जाती है। तो तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेता ने यह सोचा कि
कि जब हम ग्राउंड जीरो पे वो गए, उनको ये चीज़ देखने को मिला कि माता बहन अपने आकांक्षाओं को छोड़ चुकी हैं, उनके आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत आ रहा है, तब उन्होंने इस योजना को लाया और उन्होंने यह बोला कि 2500 प्रतिमा 18 वर्ष से ले की माता बहनों को मिलेगी, जिससे कि वो अपने थोड़े सपने को तो पूरा कर सकती हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन इस पे मेरी टिप्पणी ये रहेगी, हाँ, जिनके लिए ऑलरेडी लेट हो गया, जो अब वो उनके लिए रोजगार का जो अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, उनके लिए ठीक है, ये आप लोग कीजिए। जो अपनी महत्वाकांक्षा जनरली लोग अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, हाँ। उनके लिए अगर ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जब सरकार में आए, या कोई भी सरकार में कोई भी सरकार हो, कोई भी आए, वो अगर ये बात सुन रहा है, आप लोग ग्राउंड जीरो पे काम कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। जो अभी ऑलरेडी 18 से ऊपर के हो चुके हैं उनके लिए आपके स्कीम्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन जब स्कूल में एडमिशन हो रहा है किसी का, और मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट स्कूल, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जी हाँ। लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजीज के साथ हो उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं घिसा पीटा वही क ख ग सीख रहे हैं, ABC सीख रहे हैं, वो आप लोग दें कि वो कल को कैपेबल बने, उनको जरूरत ही नहीं, वो जब बड़े हों उनको जरूरत ही नहीं पड़े इसके। अभी तो ठीक है, अभी वो देर हो चुकी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पिछले सरकार में उसके पिछले में थे, तो उनके लिए ये स्कीम्स अच्छी हैं, बाकियों के लिए भी आप लोग ये करें, मैं ये होप करता हूँ आप लोग करेंगे। देखिए, हम आपको मनीष जी एक चीज़ बता दे रहे हैं, शिक्षा का जो व्यवस्था है वो ठीक करने का काम, हम बोला बात नहीं बोल रहे हैं, या हम अपने नेता का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं जो सही बात वहाँ तो मैं खुद ही टोक दूंगा हाँ, इनको। मैं सच्चाई आपको बात बता रहा हूँ। BPSC TRE 1 इसकी जब बहाली हुई तो जो अभ्यर्थी जो जिनको नौकरी मिली BPSC TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, वो कहीं ना कहीं हर स्कूल में गए। शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने में अगर किसी का हाथ रहा, वो तेजस्वी जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। उन्होंने जब बहाली ली, जानते थे कि हमारे पे रिक्त जगह है, हमारे पास उतना टीचर ही नहीं है जो हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें और उनको अच्छा शिक्षा सरकारी स्कूल में दिया जा सके। आज वही शिक्षक बने हैं। आप देखिए, आज के डेट में प्राइवेट स्कूल के, प्राइवेट संस्थाओं को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत होती है। कारण ये है कि उन्हीं के शिक्षक आज BPSC के थ्रू आज सरकारी टीचर बने हैं और वो हमारे समाज के बच्चे को सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रही है। तो इसका ये सबसे बड़ा देन तेजस्वी जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने यह काम किया, समाज कल्याण का काम किया। तो इस चीज़ को आपको और सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। और बिहार के जो शिक्षक अभी BPSC में बहाल हुए हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आप लोग जैसे पहले लगन से काम करते थे अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आप सेम लगन से करें। तो बच्चे देखिए हमारे ही हैं, हमारे ही बिहार के हैं, हमारा ही काम है उनको आगे बढ़ाना। तो आप सेम लगन से काम करें, सेम आप जो वहाँ तकनीक यूज़ करते थे पढ़ाने का, जो आपकी मेथोडोलॉजी थी वही सेम यूज़ करें। बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपको खुशी होगी, मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, कल को IAS IPS बन रहा है, या कुछ भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है, आपको खुशी होगी। तो इस लगन से काम कीजिए। आपको नौकरी मिली वो तेजस्वी जी की देन है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आपको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा और आपकी पार्टी को बधाई दूंगा कि जो भी उस 17 या 16 महीने का जो वो टेन्योर था उसमें आप लोगों ने नौकरी दिया, और वो काबिल तारीफ है। तो वो फैक्ट है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। आप लोगों ने नौकरी दिया, अभी स्टूडेंट एजुकेशन हुआ, सब करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही मान सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो आप अब करंट सिनेरियो में आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है RJD, उसका ऑन ग्राउंड कितना होल्ड है, कितने स्ट्रांग हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कितना अपने समाज से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमको आपको पहले ही इंटरव्यू में हम इससे पहले बता रहे थे आपको कि हम लोग पोल, मतलब जहाँ पे आपको वोटिंग होती है उस पोल तक हम लोग जा रहे हैं, उस जगह तक जा रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, उस समस्याओं को हम लोग सदन में उठा रहे हैं, और 17 महीने के सरकार में हम लोगों ने उस समस्या को निदान किया। और आज के डेट में हम जो बोल रहे हैं, लार्जर पार्टी है बिहार की, और लार्जर पार्टी होते हुए भी हम लोग अपने ग्राउंड जीरो पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इसलिए हमको हमारा समाज हम पे भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है। तेजस्वी जी के नीति पे, नियत पे और तेजस्वी जी के बातों पे विश्वास कर रहा है। इसलिए कहा जाता है जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे और भविष्य में तेजस्वी यादव आपका मुख्यमंत्री भी बनेंगे 2025 में। चलिए, आई होप आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो और पार्टी बदलनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अभी जो हुआ छात्रों के साथ वो सही नहीं हुआ, कहीं से भी सही नहीं हुआ। पलायन देखो आप लोग रोक नहीं पा रहे हो, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, जो एग्जाम दे रहे हो उनको आप पेपर लीक करा दे रहे हो। तो गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, या तो आप लोग सुधर जाओ या चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट। अब आप लोग देख लो। हाँ। सिंपल सी बात है। अब थोड़ी देर पहले आप जब अपनी नीति की बात कर रहे थे, वो माँ बहन योजना की बात कर रहे थे, आपने महागठबंधन की बात की। महागठबंधन का जब भी नाम आता है, सबसे पहला जो नाम किसी के भी दिमाग में आता है वो आता है राहुल गांधी का। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अभी के टाइम में कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। ऑन ग्राउंड में उनकी पकड़ हो गई, सब कुछ अच्छा है। उनके रैली में लाखों लाखों लोग आते थे, वो सेम लाखों लोग वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? ठीक, वो कहाँ पे लैग कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए मनीष जी, आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, राहुल गांधी जी हों या श्री तेजस्वी यादव जी हों, वो अपने आप को नेता प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली में बेटा है, जो एक समाज का, वही बोला जाता है, वो नेता नहीं, वो बेटा है। वो कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट क्यों कर रहा है? कनेक्ट वही कर सकता है जो परिवार का आदमी आप देखते होंगे कनेक्ट करता है। मेरी बात को समझता है, आपकी बात को समझता है, तो वैसा व्यक्ति कनेक्ट कर रहा है। उसको वोट में क्यों नहीं तब्दील हो रहा है? वो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो केंद्र सरकार है उन्होंने सारी एजेंसियों पर अपना मतलब बोल रहे हैं प्रभाव डाल दिया है। ईडी हो, सीबीआई हो, आपको जितना भी टाइप का, जैसे आप इलेक्शन कमीशन हो और एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इस सब पे अपना पकड़ बनाया हुआ है। यही होता है, आप देखते होंगे जैसे ही चुनाव आने लगता है तो ईडी की चिड़िया उड़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, चुनाव स्टार्ट होने वाला है, उससे 2 महीना पहले से ईडी का छापेमारी स्टार्ट हो जाता है। सीबीआई किसी के घर पे पहुंच जा रही है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब इससे उनका मन नहीं भरता है तब तो इलेक्शन कमीशन तो है ही है। इलेक्शन कमीशन का वही हाल है कि आप ईवीएम के थ्रू हम लोग को बोलता है जब आप जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, जब हारते हैं तो ख़राब है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कभी भी, हम लोग कोई भी पार्टी हो, ईवीएम का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें कुछ न कुछ खराबी हो सकती है। मगर बैलेट पेपर एक पहचान है जिससे कि कहीं गड़बड़ नहीं होगा। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए क्यों केंद्र सरकार डरती है? यही कारण है कि आपको ईवीएम जो होती है, ईवीएम में आप गड़बड़ी आराम से कर सकते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, एक पूरा का पूरा गांव आपको वोट नहीं देता है, मगर पूरा का पूरा वोट बीजेपी को जा रहा है। वहाँ का गांव रिवोल्ट कर रहा है। वहाँ का गांव ने एक बोर्ड लगा दिया कि भाजपा को आना इस गांव में मना है, तो उस वोट कौन डाला? तो मतलब आपका कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, हाँ, मेनली उनका इम्पैक्ट है, इनकी ऑपोजिशन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत तो हर कोई एग्री करेगा, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो भी एग्री करेंगे इस बात को। न्यूज़ चैनल्स हो गए, बाकी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको थोड़ा बहुत कैप्चर तो किया गया है, हर जगह आपको दिखता है। तो आते हैं अगले पार्ट पे, राहुल गांधी वाले पार्ट पे ही आते हैं। राहुल गांधी जी, उनके पार्टी की, आपके पार्टी और आपके नेता तेजस्वी यादव से क्या ट्यूनिंग है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी 2 दिन पहले ही की बात बता रहे हैं आप, राहुल गांधी जी शिष्टाचारिक मुलाकात करने के लिए पटना आए हुए थे। किसी को पता नहीं था। वो मेनली राहुल गांधी जी और लालू जी, वो एक टाइप से एक परिवार है। कभी भी आप देखे होंगे, अगर कांग्रेस और आरजेडी, आप कभी भी आप देखिए, इन लोगों का तालमेल आपको हरदम दिखेगा। इन लोग एक परिवार की तरह काम करता है। हमारे श्री तेजस्वी यादव जी हरदम बोले हैं कि राहुल गांधी उनके बड़े भाई हैं। कभी भी आप देखिए, अगले चुनाव में दोनों साथ में लड़ेंगे। दोनों चुनाव में साथ क्या लड़ेंगे? आपको एक ही चीज़, एक परिवार है
और परिवार में जो बड़ा भाई होता है उसका निर्देश और जो छोटा भाई का राय दोनों को मिला के काम किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दोनों को युवा नेता बोला जाता है। आज हमारे साथ युवा नेता यहाँ भी अवेलेबल है, हमारे पॉडकास्ट पे ये अपनी बातें बता रहे हैं। तो इनसे आप जानना चाहेंगे, अभी छात्रों में और युवा में गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा है पॉलिटिकल जो करंट पार्टी जो पावर में है इसको लेके। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको भुनाने का, बट वो अलग बात है। आपको अगर अभी के यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिलवाना हो या फिर उसको आपको कन्विंस करना हो कि आपकी पार्टी को वोट दे, तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप जो बोले भुनाना है, हम लोग तो एक ही चीज़ जानते हैं, जब हम ए को ठीक कर देंगे तो जेड ठीक ही रहेगा। जब उनको हम समस्या आने का इंतजार ही क्यों करते हैं? एक चीज़, अभी आप कुछ देर पहले, इससे पहले के टॉपिक राहुल जी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने कोरोना आने से पहले 3 महीने पहले ही केंद्र सरकार को आगाह कर दिया था कि हमारे देश पे बहुत ही खतरनाक संकट आने वाली है, मगर केंद्र सरकार अपने गुड्डी उड़ाने में इतना व्यस्त थी कि हाउडी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तो कभी टोक्यो बना रहे, बनारस को टोक्यो बनाने में इतना व्यस्त थे अपने वाहवाही करवाने में कि वो भूल गए कि हमारे देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अकाल आने वाली है। उस टाइम पे बहुत मिस हैंडलिंग हुई है। हाँ, तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप समस्याओं का इंतजार क्यों करते हैं? आप उस चीज़ को पहले से ठीक करें। तो हमारा योजना, तेजस्वी जी का एक विजन है। विजन आप समझिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोगों ने जब नौकरी का सृजन किया तो एग्ज़ाम लेके किया। एग्ज़ाम के थ्रू ही आज जो भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो भी नौकरी बहाली हुई, एग्ज़ाम के थ्रू ही। कहाँ हमारे समय में पेपर लीक हुआ? कहाँ हम लोग किसी टाइप का आपको न्यूज़ मिला? वही चीज़ जब सरकार गिर गई तब आपको पता चलता है कि हर पेपर लीक हो रहा है और आप बच्चों पे जुल्म उठा रहे हैं और आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्यों? कारण क्या है? इसलिए बोला जाता है विजन। तेजस्वी जी का विजन सीधा और स्पष्ट है कि हमको युवाओं को रोजगार देना है, तो वो प्रतिबद्ध हैं, वो अपने बातों पे कायम हैं। वो कैसे भी कर, जिसको देना होगा ना, वो खुद नहीं चाहेगा कि ऐसा ऐसा घटना घटे। जिसको नहीं देना होगा तो वो आपके थाली में खाना रहते हुए आपका खाना गायब कर देगा। चलिए, आई होप ये सारी बातें सच्ची रहें, इनकी सरकार पार्टी में और ये सब चीज़ें सॉल्व हो। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपकी पार्टी ग्राउंड लेवल पे इसको कैसे हैंडल कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सोशल मीडिया एक युवाओं में एक क्रेज है। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल कैंपेनिंग होता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम लोग भी छात्रों से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगी और इस चीज़ को अप्रिसिएशन मिलेगा, डिसलाइक भी मिलेगा, लाइक भी मिलेगा। हमसे कुछ लोग कनेक्ट भी करेंगे, कुछ डिसकनेक्ट भी होंगे, मगर यही सोशल मीडिया की एक अच्छी बात है, पक्ष और विपक्ष दोनों सोशल मीडिया पे रहता है। ये पावर ऑफ सोशल मीडिया तो है कि हर कोई अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है। इनकी बात, मेरी बात आज आप लोगों तक जा रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्या इम्प्रूवमेंट, कुछ आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं वो भी आप कमेंट में बताएं। कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ आप इन तक आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी आप कमेंट में बताएं। हाँ, एक चीज़ और आपके इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमारे बिहार में कुछ व्यक्ति होते हैं जो बात को बहुत ही ट्विस्ट करते हैं। तो हम इस चीज़ को तो इस बात को, तो बहुत कोई बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तभी तेजस्वी जी 17 महीना में 6 लाख नौकरी दी। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो नहीं देते। तो इस चीज़ को हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात, वो तो मुख्यमंत्री 17-18 साल से थे, तो वो क्यों नहीं दे पाए जो 17 ही महीना में तेजस्वी जी के टेंडर में दिया गया? तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। बस इतना ही बात हम आपको बोल रहे हैं इस माध्यम से। तो अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट के। एक सवाल आपसे, पर्सनल लेवल पे जी, पार्टी का जो भी अपना लाइन है वो अलग है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा आपकी क्या है? आप कहाँ देखते हैं खुद को 5 साल में?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा की बात हुई। अब हम दिल से अपने बता रहे हैं, हमको जो भी अभी तक मिला है वो उनका विचार था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का विचार था, तभी आज हम यहाँ तक आए हैं। और आगे क्या होना है वो देखिए, वो निर्णय कभी भी हम सोच के नहीं चलते हैं। बस हम इतना जानते हैं 2025 में चुनाव है, हमको अपने बूथ पे, हम अपने विधानसभा में हमको अपने विधायक श्री भोला यादव जी को जिताना है। उनका विधायक वो बन जाते हैं तो हमारा बहादुरपुर का एक एक जनता विधायक बनेगा। वो ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति को विधायक बना रहे हैं, वो बहादुरपुर के पूरे हर व्यक्ति, छोटा से लेके बच्चा से लेके बुजुर्ग तक भोला प्रसाद यादव हैं। तो उस चीज़ को मान के चलते हैं। इस 5 सालों में हमको सरकार में आना है, जनता का सेवा करना है और हमारी तेजस्वी जी को मजबूती प्रदान करने का काम करना है। और अगला 5 साल बस अच्छे से कटे, नौकरी मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसी की कामना करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको विधायक बनना है या सांसद बनना है, हमको एक अच्छा इंसान बनना है इन 5 सालों में और समाज सेवा करना है। चलिए, ये तो थोड़ी सी नेता वाली भाषा भी है, कुछ सच्चाई भी है इसमें, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ तो इसमें सच्चाई भी है। और इनके बातों से क्लियरली लगता है कि इनके जो पॉलिटिकल गार्डियन है भोला यादव जी, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। तो थोड़ा उनके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह पे। भोला यादव जी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, कैसी पर्सनालिटी है उनकी, कुछ डिटेल में बताएं उनके बारे में कि बाकी लोगों को पता तो चले। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो भोला यादव जी, यह एक नाम ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते। बिहार में हो या देश भर में हो या दुनिया में, आपको विश्व भर में भोला यादव जी का नाम हर व्यक्ति जानते हैं। नाम इसलिए जानते हैं उनके कर्मों की वजह से। उनको आप कभी भी एक पॉलिटिकल फ्रेम में देखिएगा तो उनको बोला जाता है लालू जी का हनुमान। वो जब मुख्यमंत्री लालू जी थे तो उनके मुख्य OSD भोला यादव जी थे। राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तो मुख्य सलाहकार वो थे, ठीक है, भोला यादव जी। तो पॉलिटिकली वो व्यक्ति बहुत धनी है, मगर कभी भी हम एक चीज़ जानते हैं, हम लोग धन्य है, बहादुरपुर की जनता धन्य है कि हम लोगों ने एक ऐसा बेटा, हम लोगों के साथ ये हुए हैं, हम लोगों को ऐसा एक बेटा मिला, एक ऐसा भाई मिला, एक ऐसा अंकल मिला, या एक ऐसा व्यक्ति मिला जो हमारे समाज का व्यक्ति है, जो आज हम लोगों का नाम रोशन कर रहा है। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो बहादुरपुर के हैं, और बहादुरपुर का इतना विकास वो किए हैं। उनका स्वभाव, उनका बोलचाल और उनका व्यवहार, वो एक निम्न स्तर के व्यक्ति से लेके एक धनी स्तर के व्यक्ति तक के साथ उनका जो व्यवहार है वो सेम एज इट इज है, ट्रांसपेरेंट है। आप कभी भी मनीष जी उनसे भेंट कीजिएगा तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम किसी बड़े नेता के साथ बैठे हैं। वो कभी आपके अंदर वो फीलिंग आने नहीं देंगे। वो एक बोला जाता है ना कि आदमी डरता है पॉलिटिशियन के साथ, मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे घर में मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं और मेरा भाई बहन सब है। सबको ये पता है कि अगर वो विधायक जी के पास गया है तो सबसे सेफ हैंड में। पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि एक इंसान होता है ना, वो बहुत सेफ जगह फील करता है, तो वो सबसे सेफेस्ट पॉलिटिशियन वही हैं और सबसे अच्छे मतलब व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो भोला यादव जी जैसा हमने सुना, आई होप आप वैसे हो। और खाने पे आप कब बुला रहे हैं? इनको आप बुलाते रहते हैं, मुझे कब बुला रहे हैं, मेरी वाइफ को कब बुला रहे हैं, प्लीज़ बुलाइए। हम लोग वेट करेंगे। और अब पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एंड करने से पहले एज ए युवा नेता आप बिहार के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक ही बात कहूँगा, आप जो भी करें अपने पूरे मन से, दिल से और लगन से करें, और सही गलत का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, चलचित्र जो आप बोलते हैं, उनसे थोड़ा सा हम लोगों को हटना होगा। वो हम लोगों को अब धीरे धीरे एक प्रोजेक्टेड मतलब माइंड में भरा जाता है, उसके जैसे बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वो समझना होगा, पहले तह तक जानना होगा उस विषय में, किस विषय में बात हो रही है उसकी तह तक जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रोजगार के लिए प्रतिबद्ध हम हैं।
आप जिस क्षेत्र में उसके लिए प्रतिबद्ध हम हैं, हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार 110% मिलेगा, और जो भी व्यक्ति पलायन कर रहे हैं नौकरी के तलाश में, उनको भागीदारी कम होगी, वो बिहार ही में रहेंगे और बिहार में रोजगार का सृजन करेंगे। तो इसलिए युवाओं को अच्छे से पता है कि उनके लिए कौन सही है और वो कौन गलत है। तो आप लोग खासकर चुनाव के टाइम पे, फिर से मैं बोलूँगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वार्थी बन जाइए। इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। आप ये सोचिए आपके लिए कौन करेगा, आपके जाति के लिए, आपके धर्म के लिए कौन करेगा, वो भगवान ने सब बनाया, भगवान देख लेंगे। आपके लिए कौन करेगा, आपके परिवार के लिए कौन करेगा, आपके एरिया के लिए कौन अच्छा करेगा, आप उनको वोट दें। तो यही संदेश इनका भी है, यही संदेश मेरा भी संवाद है थोड़ा बहुत। तो जाने से पहले राहत इंदौरी जी का एक शेर है, मुझे पूरा याद नहीं, मैं पढ़ के बोलूँगा। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। कंक्लूजन ये है, सरकारें चेंज हो रही हैं, सिनेरियो बिहार का चेंज नहीं हो रहा। कोई चेंज करने की कोशिश करता है, उसको सरकार से हटा दिया जा रहा है। आई होप ये सिनेरियो चेंज हो, कोई ऐसी पार्टी आरजेडी है या कोई भी पार्टी है जो बिहार को आगे लेके जाए। अभी आप देखोगे डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे बिहार है। पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं खुद बाहर रह रहा हूँ, तो इन सब का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो वापस से स्वार्थी बनिए चुनाव के टाइम पे। तो अभिषेक जी, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको इनसे कुछ पूछना है आप कमेंट में पूछिए, अवेलेबल है, डायरेक्टली वहीं बताएंगे आपको। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, जय बिहार, जय राजद, जय राजद। धन्यवाद। वापस जय हिंद भी, जय हिंद। क्योंकि हिंदुस्तानी है भाई दिल से। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में या अगले वीडियो में। आई होप आगे वीडियोज आएँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको हम ऑन ग्राउंड अब लाना चाह रहे हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड था। बेसिकली स्पॉन्सर किसने किया था? हनीज किचन एंड ब्लॉग्स करके एक चैनल है, आप लोग उस चैनल पे जाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उनकी, इनफैक्ट हमारी ही वीडियोज़ हैं वो। तो आपको वो अच्छी लगेंगी। रेसिपीज़ हैं, डेली ब्लॉग्स हैं, एंटरटेनिंग वीडियोज़ हैं, आपको अच्छी लगेंगी। आप वहाँ जाके वहाँ भी सब्सक्राइब करें, यहाँ भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और कोई भी डाउट इनसे, मेरे से, कोई सा भी फॉलो, उस पर कॉमेंट सेक्शन आपके पास हमेशा ओपन है। हम लोग बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, ये भी बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। तो पूछिए, आपकी समस्या आपको सॉल्व करानी है भाई, बात करो। एकदम ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि अभी रात हो चुकी है। गुड नाइट, शब बखैर।